मैच आखिरी ओवर के अंदर आ चुका है नाजरीन। अभी कुछ देर के बाद आखिरी दौर मुज़ाकरात का शुरू होने जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के बीच में, जो कि वैसे ही ख़त्म हो जाएगा। उसमें से कोई आपको नतीजा निकलता हुआ दिखाई नहीं देगा, क्योंकि जो आज ख्वाजा आसिफ ने जो खिताब किया है कौमी असम्बली के अंदर, उसने सारी सिचुएशन ऐसे खोल कर दिखा दी है आपको और बता दिया है, जो कि मैंने आपको 5 महीने पहले एक बात कही थी कि अब अगर नून लीग के पास अगर कोई बयानिया रह गया है इलेक्शन में जाने के लिए तो वो एक ही है, और वो है अदलिया मुखालिफ बयानिया, जो कि उन्होंने बड़े अरसे से इस बयानिया को नहीं अपनाया था। उनके पास बैक एंड के ऊपर ये बयानिया मौजूद था और अब उसका बेदरेग इस्तेमाल अब उन्होंने शुरू कर दिया है। जिस तरह से आज औकात याद कराई गई जुडिशरी को उनकी, जिस तरह से उन्होंने कहा कि जो जज इंतकाल कर गए हैं उनको कब्रों से निकाल कर उनका एहतसाब किया जाए, तो ये यहाँ तक बात आ पहुँची है। और इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है कि नून लीग इस वक्त जुडिशरी के ख़िलाफ़ क्यों है, उसकी सबसे बड़ी वजह मैं आपको ये बता दूं कि एक तो जो उनके ख़िलाफ़ फ़ैसले आ रहे हैं वो तो हैं, और वो फ़ैसले इसलिए उनके ख़िलाफ़ आ रहे हैं क्योंकि ज़ाहिर है कि जब गैर आइनी अमल होगा तो फ़ैसला आपके ख़िलाफ़ आएगा। लेकिन बड़ी चीज़ जो नून लीग ने देखी कि हाँ हम अब जुडिशरी को टारगेट कर सकते हैं, वो उन्होंने तब फ़ैसला किया जब उन्होंने देखा कि जुडिशरी के अंदर एक बहुत बड़ा डिवाइड आ चुका है। आपने देखा कि अगले आने वाले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज़ ईसा जब अब के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के साथ जब वो खड़े नहीं हैं, जब मज़ीद 7 जज काजी फायज़ ईसा के साथ खड़े हैं, जब 8 जज चीफ जस्टिस के साथ खड़े हैं, तो एक बहुत बड़ा डिवाइड है जो कि हमें जुडिशरी के अंदर देखता हुआ नज़र आया। और इसको अब इस्तेमाल कर रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ किस काम के लिए, इलेक्शन में जाने के लिए। क्योंकि इलेक्शन एक ऐसी चीज़ है जिसको आप नहीं रोक सकते, आप जैसे मर्ज़ी कर लें, आप जो मर्ज़ी कर लें, आज कल परसों इलेक्शन तो हो के रहेंगे। उसकी वजह यह है कि कोई भी मुल्क का निज़ाम आइन और कानून के बगैर नहीं चल सकता अनटिल एंड अनलेस उसके अंदर इमरजेंसी की सिचुएशन नाफिज हो या फिर मार्शल लॉ की सिचुएशन नाफिज हो। इस वक्त के जो हालात हैं वो जमहूरी निज़ाम के अंदर ये मामलात ऐसे नहीं चल सकते। कितनी देर आप इसको लिंगर ऑन करने की कोशिश कर देंगे? अगर किसी को लग रहा है कि वो इसको सितंबर से उठाकर अक्टूबर में ले जाना चाहता है सिर्फ इसलिए कि एक चीफ जस्टिस तब मौजूद नहीं होगा, एक सदर मुमलिकत तब मौजूद नहीं होगा, तो ये उसकी गलत फहमी है। ये बात लिख लें कि किसी ना किसी जज को मई से लेकर सितंबर तक ये फैसले करने पड़ेंगे। लेकिन एक और बड़ी खबर भी मैं आपको दे दूं, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मौसम गर्मा की तातीलात का ऐलान कर दिया है। वो मिड जून से शुरू होकर मिड सितंबर तक वो तातीलात जाएंगी गर्मियों की। लेकिन बात ये नहीं है, ये बात कुछ लोग इसको गलत कॉन्टेक्स्ट के अंदर लेकर जा रहे हैं। बिल्कुल मैं समझता हूँ कि ये टाइम पीरियड बड़ा इंपॉर्टेंट होगा अगर तब तक इलेक्शन ना हुए, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि अगर तब तक इलेक्शन ना हुए तो सुप्रीम कोर्ट इन तातीलात को ख़त्म करेगा। इसको नज़रिया ज़रूरत समझें या फिर आप इसको ज़रूरत वक्त समझें, ये तो होगा। अब आ जाए इमरान खान के ऊपर कि आज उनकी जो हाई कोर्ट के अंदर पेशी हुई, मैं उससे क्यों खुश हूँ। इमरान खान ने आज मेरे दिल की बात सुनी। इमरान पहले जनरल जो अहमद शरीफ हैं DG ISPR, उन्होंने पहले मेरे दिल की बात सुनी, और जब मैंने कहा था कि आएँ हमसे बात करें, कौम से बात करें, तो अगले ही दिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ गए। मुझे बड़ी खुशी हुई कि चलें कोई हमारे दिल की भी जो है वो बात कहीं से किसी ने सुन ली, पता नहीं अल्लाह ने जहन में डाल दी है कैसे। खान साहब ने भी जो है वो मेरे दिल की बात सुन ली, जो कि मैं कल परसों से, बल्कि काफ़ी दिनों से मैं इसके ऊपर तनकीद कर रहा था। और उस तनकीद की मैं आपको वजह बताता हूँ। वो तनकीद मैं ये कर रहा था कि खान साहब के जो चेहरे के ऊपर एक बुलेट प्रूफ एक कैन सा उनके इर्द होता है, जिससे उनको नज़र नहीं आ रहा होता कि सामने क्या है, बस लोग उनको चला कर ले जा रहे होते हैं। उनको बिल्कुल कोई आइडिया नहीं होता मेरे आसपास क्या हो रहा है। बस एक वो बुलेट प्रूफ शीट होती है जो कि उनके आसपास होती है। एक तो शीट्स होती हैं जो ब्लॉक्स की सूरत में उनके सामने होती हैं, और उसके बाद एक सिलेंड्रिकल एक बुलेट प्रूफ एक सिलेंडर होता है जो कि उनके ऊपर ऐसे दे दिया जाता है। अब मैं उनके ख़िलाफ़ ये बात क्यों कर रहा था कि उनको ये कम से कम नहीं करना चाहिए। उसकी 2 वजूहात हैं। नंबर 1, वो पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर हैं, वो मुस्लिम उम्मा के अब बहुत बड़े लीडर बन चुके हैं। उन्होंने जिस तरह से अपने वज़ीर आज़म होते हुए जिस तरह से पाकिस्तानियों की और उससे ज़्यादा उम्मत मुस्लिमा की जिस कदर उन्होंने पजीराई हासिल की, अपनायत हासिल की, वो शायद अभी तक कोई नहीं कर सका उस तरह से। लेकिन
अब इमरान खान ने चूँकि ये अपनायत हासिल कर ली है, एक पहचान हासिल कर ली है मुस्लिम उम्मा के लिए, तो इतने बड़े लीडर को ये चीज़ें स्पेक्टिकल्स के साथ, अगर आप उस ऐनक के साथ देखें, उस लीडर की ऐनक के साथ, तो वो ज़ेब नहीं देती। ये बात मुझे तब याद आई जब हम हाई कोर्ट के अंदर खड़े हुए थे। खान साहब की शायद पहली पेशी थी लाहौर हाई कोर्ट के अंदर, ये भी जो केसेस शुरू हुए उसके अंदर, तो मैं उस कमरा अदालत के अंदर मौजूद था। मेरे साथ राय साकिब भाई मौजूद थे, मेरे साथ उमर दराज गोंदल भाई मौजूद थे, और हम ये चीज़ डिस्कस कर रहे थे। खान साहब की टांग में गोलियां लगी हुई थी और वो सारा चल रहा था कि खान साहब बीमार है, नहीं आ सकते, लेकिन अदालत ने कहा नहीं आप लेकर आए। तो हम तब अंदर अदालत के अंदर ये डिस्कस कर रहे थे कि कितना बुरा लगेगा कि इतना बड़ा लीडर वो व्हील चेयर के ऊपर आए। खान साहब को चाहिए कि चाहे वो दर्द में आए, चाहे जो भी है, उनको बर्दाश्त करना चाहिए, लेकिन पैदल चल कर आना चाहिए। और जब वो कमरे के अंदर दाखिल हुए, जब वो बिल्कुल मेरे साथ से गुजरे, जब मैं बिल्कुल कमरा अदालत के बिल्कुल दरवाजे के साथ खड़ा हुआ था, तो मुझे देखकर बड़ी खुशी हुई कि पाकिस्तान का वो लीडर जिसको हम बड़ा लीडर मानते हैं, वो अपने पैरों पर चल कर आ रहा है। वो किसी बैसाखी के साथ नहीं है, वो किसी व्हील चेयर के ऊपर नहीं है, उसको किसी का सहारा नहीं लेना पड़ा। अब मैं उसी स्पेक्टिकल के थ्रू आपको ये कह रहा हूँ, या पिछली वो तनकीद थी कि कम से कम ये जो आपने सिलेंड्रिकल एक वो लिया होता है, स्फेरिकल, जो जिसको कनस्तर कह रहे हैं नून लीग वाले, वो कम से कम हटा देना चाहिए। क्योंकि आपके ऑलरेडी नंबर एक, आप बुलेट प्रूफ कार के अंदर, बम प्रूफ कार के अंदर आ रहे हैं। जब आप गाड़ी से निकलते हैं तो आपके ओवरऑल साइडों के ऊपर बुलेट प्रूफ शीट्स होती हैं, जो कि बहुत सारे लोग थामे हुए होते हैं, जिसके अंदर खान साहब होते हैं। उसके अंदर होते हुए भी वो चीज़ उस ऊपर चढ़ाना, वो खान साहब को ज़ेब नहीं देती। खान साहब की जो कद है उनका, उसके ऊपर ज़ेब नहीं देती। मैं जानता हूँ कि उनकी जान को बहुत ख़तरात हैं, लेकिन थोड़ी सी और भी चीज़ें देखनी होती हैं। जान को ख़तरात के लिए मेरा ख्याल है, मैंने पर्सनली जो वो चीज़ें देखी हैं, जिस तरह से वो सिक्योरिटी होती है, आई गेस दैट इज़ अनफ। लेकिन उसके अलावा एक और चीज़ भी जिसका मुझे हुआ कि यार खान साहब ख़ुद चूँकि ये बात करते हैं, वो एक लॉजिक समझाते हैं। वो कहते हैं कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। फिर वो कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब क्या है। वो कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह हमें आज़ादी देता है। और आज़ादी कब देता है? जब आप सबसे पहले मौत के खौफ से आज़ादी हासिल कर लेते हैं, तब आप असल में ला इलाहा इल्लल्लाह और अपने ईमान को समझ पाते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि खान साहब की अपनी बातों से थोड़ी फ़र्क हो रही थी, जिसके ऊपर मैंने तनकीद की। और मुझे खुशी हुई, मुझे आज बहुत खुशी हुई कि खान साहब ने जो है वो उस चीज़ को अपने ऊपर से उतारा। और आज आप ये देख भी सकते हैं कि किस तरह से वो अदालत के अंदर एंटर हुए। मेरे लिए बड़ी खुशाइन बात थी। अब एक चीज़ जो रह गई थी, मुझसे मिस हो गई थी, वो परवेज़ इलाही के घर के ऊपर हमला था, और बहुत लोगों ने उसको बहुत सारे रंग दिए। सबसे पहली चीज़, बिल्कुल मैं उसको कंडेम करता हूँ जिस तरीके से वो सब कुछ हुआ। लेकिन ये भी बात मैं जानता हूँ कि जिस किस्म की करप्शन उन्होंने की है, उसके अंदर कोई दो राय नहीं है। उनके जो सेक्रेटरी थे, उनके भी बयानात हमारे सामने हैं। उनकी किस तरह से वो क्लर्क थे और कहाँ से वो कहाँ पहुँच गए, उन्हीं की बदौलत वो तमाम चीज़ें हमारे सामने हैं। अब बहुत सारे लोग मुझे कहेंगे कि आप परवेज़ इलाही के ख़िलाफ़ हैं, आप खान साहब के ख़िलाफ़ हैं, आप तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ हैं, इसलिए आप परवेज़ इलाही के ऊपर तनकीद कर रहे हैं। तो नंबर एक, आप लोग भी कुछ बातें सुन लें। मेरा ख़्याल है वो आप लोगों के लिए ज़रूरी है। याद रखें कि जब परवेज़ इलाही वज़ीर आला थे तहरीक इंसाफ के दौर के अंदर, उन्होंने तब इमरान खान से इख्तलाफ किया। उन्होंने कहा कि मैं इमरान खान के इस फैसले के ख़िलाफ़ हूँ कि असम्बलियों को तहलील किया जाए, नंबर एक। नंबर दो, उन्हीं के दौरे हुकूमत के अंदर इमरान खान के ऊपर कातिलाना हमला हुआ। नंबर तीन, करप्शन की बेमिसाल जो लाजवाल कहानी है, वो उनके दौरे हुकूमत के अंदर सिर्फ चंद माह के अंदर वो लिखी गई। नंबर चार, वो ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लीडरान के ऊपर बहुत सारे पर्चे उसी असना के अंदर काटे गए जब परवेज़ इलाही हुकूमत के अंदर थे। और नंबर पाँच ये कि परवेज़ इलाही जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ बयान देने से कासिर थे, और उनके ख़िलाफ़ वो कोई स्टैंड नहीं ले रहे थे, या फिर उस तरह से बयान नहीं दे रहे थे जिस तरह से इमरान खान का एक था। बल्कि वो तो ये कहते थे कि वो तो हमारे मोहसिन हैं, जनरल बाजवा इमरान खान के मोहसिन है, वो हमारे मोहसिन है। यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि हमें तहरीक इंसाफ के अंदर लाने वाले, भेजने वाले, हमारी हुकूमत बनवाने वाले वो भी जनरल बाजवा हैं। तो ये एक बहुत बड़ा नज़रियाती इख्तलाफ है, जिस चीज़ को आपको समझना चाहिए कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कितने लॉयल हैं या कितने नहीं हैं। अब ये आप पूछ रहे होंगे कि जी फिर परवेज़ इलाही साहब इमरान खान की पार्टी में क्यों गए, वो तहरीक इंसाफ के अंदर क्यों गए? क्योंकि परवेज़ इलाही के अपने फ़ैसलों ने उनकी शुजात हुसैन साहब के साथ इतनी ख़राब कर दी थी, इतनी ख़ानदान के अंदर ख़राब हो गई थी
कि अब वो मज़ीद काफ लीग के अंदर वो स्टे नहीं कर सकते थे, जिसकी वजह से उनको एक ऑल्टरनेट ढूंढना था और वो ऑल्टरनेट उनको जनरल बाजवा ने लेकर दिया। अब इसके ऊपर ये जो उनके घर के ऊपर हमला हुआ वो मेरी नज़र में वो आप ऐसे ही समझे, क्योंकि मैं ज़मान पार्क को बहुत ज़्यादा कवर करता हूँ, मैं तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लीडरान से मिला भी हूँ और मैंने उनसे सवालात भी किए, और वो ज़रूरी सवाल उसके अंदर ये था कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने परवेज़ इलाही को एक्सेप्ट कर लिया है? तो उसका जवाब है नहीं। ख़ास तौर के ऊपर उस वक्त तक ये जवाब था जब तक उनके घर के ऊपर ये हमला नहीं हो गया। और मेरा ये मानना है कि इस हमले के बाद परवेज़ इलाही की पार्टी के अंदर एक्सेप्टेंस और लॉयल्टी को जस्टिफाई करता है अब जाकर जो ये हमला हुआ है। वरना आप मुझे सिर्फ एक बात बताएं कि अगर जनरल बाजवा या फिर इस्टेब्लिशमेंट ने परवेज़ इलाही को अगर किसी पार्टी के अंदर भेजा है तो वो क्या उस पार्टी के अंदर परवेज़ इलाही की जगह भी नहीं बनवाएंगे? मैं अपना सवाल यहीं पर छोड़ता हूँ। तब तक के लिए दीजिए शेख अहमद अरकम को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।